नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स की जो 10th क्लास को पास कर चुके हैं और 11th क्लास में जाने वाले हैं, यानी कि 10th क्लास से 11th क्लास में एंट्री लेने वाले हैं, अपनी रास्तों को नई रास्तों की तलाश में, नई मंजिल की तलाश में निकलने वाले हैं, नई उड़ान भरने वाले हैं, नई गाड़ी को पकड़ने वाले हैं। यहाँ पे आप अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं लेते क्योंकि वो अपनी लाइफ को लेकर के उतना सीरियस नहीं होते, या तो उन्हें पता नहीं होता या फिर वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ गड़बड़ क्या होती है कि जिन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए उनको वो हल्के में ले लेते हैं, और जिन चीज़ों को हल्के में लेना चाहिए उनको वो सीरियसली ले लेते हैं। यहाँ पे जो डिसीजन आप लोगे अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन का, डिसीजन जो लोगे आप अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन का, वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी 19-20 हो जाता है, थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है, आपकी आने वाली पूरी लाइफ में रायता फैल जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका डिसीजन होगा वो डिसीजन तय करेगा कि फ्यूचर में आपका करोड़ों का बिजनेस होगा या फिर आपका पकौड़ों का बिजनेस होगा। लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे या फिर आप लोगों के लिए तालियां बजाओगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तो हो सकता है कि आप फ्यूचर में जाकर के आपको पछतावा हो कि काश हमने ये किया होता, काश मेरे पास ये होता, या काश मुझे ये किसी ने बताया होता तो शायद मेरी कहानी कुछ और होती, मेरे रास्ते के दर्द कुछ कम हो जाते, शायद मैं बहुत आगे होती या बहुत आगे होता, शायद वो लोग, वो बच्चे जो मेरे से आगे निकल गए, जो बहुत पीछे थे, वो मेरे से आगे ना होते। लेकिन उस वक्त रिवर्स गियर नहीं होगा। उस वक्त आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि रोक दे मित्र, सर चकरा रहा है, रोक दो, लेकिन उस वक्त रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें, बहुत ज़्यादा टाइम दें, सोचें, अलग अलग तरीके से सोचें, डिस्कस करें, खुद को देखें, खुद को जानें कि क्या है जो आपके लिए बेस्ट है, क्या है जो आपको आगे, सबसे आगे ले जा सकता है, क्या है जो आपको सक्सेस की गारंटी दे सकता है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं जब वो अपने यहाँ से स्ट्रीम या सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। बहुत सारी गलतियाँ हम करते हैं। 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि वो यहाँ करने क्या आए हैं, यानी कि वो क्या करने वाले हैं। बस ये होता है तो कि बस लेना है, 11th क्लास में एडमिशन लेना है, जो होगा सो होगा। तो वो क्या है ऐसा जो होगा सो होगा में आ जाएगा, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है या स्ट्रीम सिलेक्शन करनी है तो क्या देखना है, खुद को कैसे हम फाइंड आउट करें कि ये मेरे लिए बेस्ट है। ओके, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रीम वाइज कि किस स्ट्रीम में आपको क्या पढ़ना है, किस स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट होंगे और किस सब्जेक्ट में क्या रहने वाला है, किस जैसे जॉब या करियर ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे यूपीएससी की बात की जाए या फिर किसी को लॉयर बनना है तो उसके लिए कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आईटीआई की भी बात करेंगे, पॉलिटेक्निक की भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इनके बारे में भी सोचते हैं उसके बाद आगे क्या रहेगा। तो सब कुछ हम डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि यहाँ से आप कहाँ पहुँच चुके हो? 11th क्लास में, और 11th क्लास आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि सर जब हम 10th क्लास में थे तो घर वाले, पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव सब यही कहते थे कि भाई आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 10th क्लास है। और काफ़ी घरों में, घर में नहीं पूरे देश में ये ट्रेंड रहा है, हमारी कल्चर रही है कि हम 10th क्लास को लेकर के कुछ ज़्यादा ही बज क्रिएट कर देते हैं कि भाई 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की क्लास है। इतनी बार ये बोला जाता है कि कई बार हम भी नर्वस फील करने लगते हैं। ओके, और कभी कभी तो ये लगता है कि भाई 10th क्लास ना हुई यूपीएससी की क्लास हो गई। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी लगने लगता है कि भाई 10th क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे हम 80-90% ले गए तो समझो लाइफ सेट है। लेकिन जब हमने 80-90% ले लिए तब पता चला कि भाई कुछ नहीं होने वाला। ये एक रेस, दौड़ शुरू हुई है। ये जो दौड़ है ना एग्ज़ाम की, वो चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये दौड़ ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन ये ज़रूर होता है कि यहाँ से यहाँ जो 10th क्लास तक हम पहुँचे थे उसके बाद चाहे हमारे कितने भी मार्क्स हैं, डजेंट मैटर। वैसे भी कहा जाता है कि जो आपके 10th के मार्क्स होते हैं, जो स्कूल की मोहब्बत होती है, जो ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं, वो आपकी लाइफ में कभी कहीं पर भी काम नहीं आते। 10th में आपके चाहे 40% आए हो, चाहे वो आपके 50% आए हो, चाहे वो 80-90% आए हो, डजेंट मैटर। उन चीज़ों को भूल जाइए। यहाँ से आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। क्योंकि वहाँ पर क्या था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे, या किसी का सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, गड़बड़ थी। लेकिन यहाँ पे आपको आपकी चॉइस के सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, ओके, जिनमें आपको मज़ा आएगा। और अगर आपको मज़ा आएगा इट मीन्स दैट आपके लिए रास्ता आसान होने वाला है। तो यहाँ से आपका करियर बनना शुरू होगा। यहाँ से आप पहली ईंट रखने वाले हो नींव की, और जितनी नींव आपकी मजबूत होगी उतना ही
बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको जब अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, ओके, स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो हमें क्या नहीं करना है, ओके। जो गलतियां हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो कौन सी कॉमन मिस्टेक है, जो क्यों करते हैं और क्यों नहीं करना है। जैसे पहली जो कॉमन मिस्टेक होती है कि जनरली हम जो सेलेक्ट करते हैं, ओके, जनरली अगर मैं पूछूं बच्चों से, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात होती रहती है, तो उनसे जब पूछा गया, जून की बात है, एग्जाम आपके ओवर हो चुके थे, चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हैं या 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनके भी आगे के करियर की बात की गई। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या लोगे, तो क्या रिप्लाई थे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर रिजल्ट आने दो ना, परसेंटेज आएगी तब हम देखेंगे, ओके। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि पापा चाहते हैं कि इंजीनियर बनूं, इसलिए मैं तो नॉन मेडिकल लूँगा। कुछ का ये कहना था कि फ्रेंड्स साइंस लेंगे तो भाई मैं भी तो साइंस ही लूँगा ना। कुछ का कि देखा जाएगा, ओके। तो यहाँ पे सबसे कॉमन जो चीज़ होती है कि जैसे पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि 90% आए तो ठीक है, इसको मेडिकल दिलवा देंगे, 85 से 90 आए तो नॉन मेडिकल दिलवा देंगे, अगर 85 से 70 के बीच में आए तो इसको कॉमर्स दिला देंगे, और 70 से नीचे रहे तो भाई एक ही ऑप्शन बचता है, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, इसको दिलवा देंगे। यही कुछ सजेशन आपके रिलेटिव्स के भी होते हैं। आपके बेटे जो भटिंडे वाली बुआ जी हैं, या आपके कहीं पे साउथ दिल्ली वाले जो रिलेटिव, वो कॉल करके अच्छा अपने चिंटू के कितने मार्क्स आए, तो बताया जाएगा कि चिंटू के 90% आए। अच्छा, इसको तो साइंस ही दिलाना, आप होशियार है, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। तो वहाँ आकर के बात अटक जाती है, लटक जाती है, क्योंकि आप जब भी अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करोगे उसका परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है कि कोई बच्चा उसके 95% आए लेकिन उसका इंटरेस्ट, उसे मज़ा ना आ रहा हो साइंस में, मैथ्स में। हो सकता है वो ह्यूमैनिटीज़ के टाइप का मटेरियल हो जहाँ पे बहुत आगे तक जा सकता हो, आईएएस बन सकता हो, उसको टीचिंग में मज़ा आता हो। लेकिन यहाँ पे अगर हमने वो गड़बड़ कर दी तो मतलब सारी कहानी ही गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है कि कोई बच्चा जिसके 80% आए हो लेकिन उसका साइंस में इंटरेस्ट हो, बाकी सब्जेक्ट में ना हो, वो एफर्ट्स करना चाहते हो, तो हो सकता है उसके लिए साइंस बेटर हो। तो यहाँ पहली चीज़ ये है कि मार्क्स जो होते हैं वो कभी कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। मार्क्स के बेस पे आप सब्जेक्ट मत चूज़ कीजिए कि मेरे इतने आए तो मुझे ये लेना ही लेना है, मेरे 72% आ गए, अच्छा मुझे साइंस मिल जाएगी, मुझे साइंस लेनी ही लेनी है। भाई कोई ज़रूरी थोड़ी है, धक्का नहीं करना है ना, खुद के साथ भी नहीं करना है और अपने बच्चों के साथ भी नहीं करना है, अगर कोई पेरेंट्स भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो, ओके। तो पहली चीज़ कि मार्क्स कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप इंटरेस्ट देखिए, आप अपने रास्तों को देखिए, आप जिस चीज़ को एंजॉय करते हैं वो चीज़ देखिए, जिसमें आपको मज़ा आता है वो चूज़ कीजिए ना। क्योंकि ये जो धक्का करते हैं ना, जो हम आईक्यू की बात करते हैं, आईक्यू या जो चीज़ जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो थोड़े टाइम के लिए ठीक लगती है, लेकिन मज़ा आएगा तो लाइफ बन जाएगी हमारी, ओके। दूसरी चीज़ है पीयर प्रेशर। दूसरी जो हम गलती करते हैं आमतौर पे, फ्रेंड्स के कहने पे हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने साइंस लेना था, अभी 2 दिनों की बात है कि एक बच्चा था जिसने मुझे बताया कि मुझे नॉन मेडिकल लेनी है, उसके बाद कि नहीं मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। पूछा क्यों, उसने कहा कि मेरे सारे फ्रेंड्स तो यहाँ आर्ट्स में बैठे हैं, मैं क्या करूँगा नॉन मेडिकल में जा करके। एक्जैक्टली ऐसा होता भी है, पीयर का प्रेशर होता है। कई बार एक बच्चा जो ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहता है, बाकी उसको खींच करके ले जाते, तू मेरा भाई नहीं है यार, इतनी सी दोस्ती थी, पहले तो बड़ा कहता था कि मेरा दोस्त है, ये है वो है, मतलब ऐसा कुछ थोड़ा डायलॉग वगैरह मारते हैं, इमोशनल कर देते हैं और आप वहाँ पे चले जाते हो। फ्रेंड्स का ना तो प्रेशर होना चाहिए, ना ही फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, लेन देन की नहीं है, यहाँ पे लाइफ का सवाल है, आपके करियर का सवाल है। तो ये गलती भी नहीं करनी कि फ्रेंड्स क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे, वो उनका अलग मैटर है। फ्रेंडशिप तो उसके बाद भी रह सकती है ना, क्लास में आप थोड़ा ही ऐसे रखोगे, ओके। और वैसे भी जो आपके स्कूली फ्रेंड्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, यहाँ से स्ट्रीम वाइज जो फ्रेंड बनेंगे वो आपके लंबे चलने वाले, लंबे टिकने वाले। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना है कि फ्रेंड्स क्या ले रहे हैं उस चीज़ से आपका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि सारे बच्चे एक ही स्ट्रीम में जा रहे हो, आपके फ्रेंड्स, आपको अलग लेना पड़े, लेकिन लीजिए, क्योंकि वो आपका डिसीजन होगा और आप खुद को सबसे बेस्ट तरीके से जानते हो, ओके। तीसरा होता है टिप्स ऑफ रिलेटिव्स। टिप्स ऑफ रिलेटिव्स क्या होता है कि जनरली पेरेंट्स किससे पूछते हैं, वो रिलेटिव से पूछते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि रिलेटिव उसी मौके पे घर आ जाते हैं, उनकी कॉल आ जाती है। अब मामा है वो मौसी जी से लगे हुए हैं, और जब वो लगे हुए हैं तो उनसे पूछने लगते हैं या वो बताने लगते हैं कि ऐसे है, इसको तो कॉमर्स दिला दियो, क्योंकि हमारी चिंकी ने भी यही ली थी। अब भाई चिंकी ने ली थी तो ज़रूर थोड़ी है पिंकी भी ले। वो टिप्स जो होते हैं वो टिप्स कैसे बेस पे होते हैं, वो परसेंटेज के बेस पे होती है, रिलेटिव ने कुछ किया होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बीटेक कर रखी है,
ओके, नॉन मेडिकल लिए, तो किस चीज़ के लिए फोर्स करेंगे? वो आपको कोर्स करेंगे कि हाँ इसी चीज़ के लिए ले लो। बस मेरा क्यों नहीं हुआ कि मैंने तो वहाँ पे अलग तरीके से चूज कर लिया था, आप सिविल से कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, हालांकि वो आपको जानते भी नहीं है। ओके, वो सिर्फ आपको सजेस्ट करें किसके बेस पे? अपने चश्मे से देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये किया तो उन्हें लगता है कि उसका दूसरे का बच्चा भी ये करे, या फिर उन्हें लगता है कि परसेंटेज ये तो इस बेस पे लेना चाहिए। तो वो टिप्स उतने यूजफुल नहीं होते। अगर वो टीचिंग बैकग्राउंड से तो मे भी आप उनको सीरियसली ले सकते हो, थोड़ा सा सोचा जा सकता है। अगर टीचिंग बैकग्राउंड से नहीं है, काउंसलर नहीं है, तो आपको उनको इग्नोर कर देना है। ओके, उसके बाद जो चौथी गलती करते हैं, हम क्या करते हैं कि जहाँ जिसके बेस पे हम स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे फैसिनेटेड ड्रीम्स। फैसिनेटेड ड्रीम्स जैसे किसको आईएएस बनना अच्छा नहीं लगता, ओके, किसको आर्मी ऑफिसर बनना अच्छा नहीं लगता, किसी को लगता है कि नहीं मुझे पुलिस को ज्वाइन करना है, किसी को लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा लगता है ना, क्योंकि हम देखते आते हैं, आसपास का माहौल होता है, या कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो बचपन से हमारे माइंड में डालते रहते हैं। अच्छी चीज़ें लगती है, सुनने में अच्छी चीज़ें लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चेक किया जाना चाहिए कि क्या हम उस टाइप के मटेरियल हैं। ओके, जैसे आपको लगता है कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे लीडर बनना है, और आप शाई नेचर के हो, आप बोलते नहीं हो, या टीम वर्क में काम करना पसंद नहीं करते हो, तो क्या आप उस फील्ड में सक्सेसफुल रहेंगे? नहीं रहने वाले। बैंकिंग में अगर आप सोच रहे हो कि नहीं वहाँ पे हम सेक्टर बनाएं, वहाँ उस सेक्टर में अपना करियर बनाएं, या फिर एमबीए वगैरह करें, लेकिन क्या आपको लगता है आप उस टाइप के मटेरियल हो? तो वो चीज़ें आपको देखनी है। ओके, तो ये फैसिनेटेड ड्रीम्स अच्छे जरूर लगते हैं कि हाँ मुझे मॉडलिंग में करियर बनाना है, मुझे ये करना है। आप रियलिटी चेक भी कीजिए। ये कई बार ये होता है कि हम रियलिटी चेक कैसे कैसे करते हैं कि फ्रेंड्स से पूछते हैं। फ्रेंड्स जो आपके लेवल का, उसे एग्जैक्टली पता नहीं होता। कई बार हो सकता है कि कोई टीचर आपको सजेशन ठीक से दे दें, हो सकता है आपको बुरा लगे, हो सकता है अगर ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करता है, लेकिन आप उसके बारे में सोचिए जरूर कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आपके लिए ये नहीं बना। अब एक स्टूडेंट है, पूछ रहे हैं कि इको ले लें, मैंने कहा कि नहीं इको मत लीजिए। अब क्यों कह रहा हूँ कि हो सकता है मैं उनको जानता हूँ, लेकिन उन्हें लगेगा कि नहीं मुझे कहा जा रहा है कि मैं इको क्यों ना लूँ। तो वो चीज़ें भी हमें देखना है कि फैसिनेटेड जो ड्रीम्स होते हैं, देखना एक अलग चीज़ है, रियलिटी चेक करना एक दूसरी चीज़ है। तो रियलिटी चेक कीजिए, रियलिटी चेक में आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, रियलिटी चेक में आ जाएगा आपकी पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़, आपका बेस, आपका बजट। कई चीज़ों में ये भी देखा जाता है कि हमारा बजट क्या रहेगा, क्या वहाँ तक हम जा पाएंगे। ये भी देखा जाता है हम किस एरिया से बिलोंग करते हैं। कई बार गर्ल्स के लिए इश्यूज होते हैं कि हाँ हमें 12th तक रेगुलर करवा दिया और उसके बाद हमें हो सकता है घर बैठ करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना पड़े डिस्टेंस से। देखना तो पड़ेगा ना, वो यहीं देखिए। ओके, तो ये भी हमें देखना है। उसके बाद है नो एक्सपर्ट काउंसलिंग। यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर हम जब अपने सब्जेक्ट को या स्ट्रीम के बारे में सोचते हैं तो हम किसी एक्सपर्ट से काउंसलिंग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता। गांव में बिल्कुल नहीं होता। शहरों की बात करें, दिल्ली जैसे अपने शहर की बात की जाए, तो यहाँ पर ये होता है कि अगर टीचर्स से पूछा जाए तो हम टीचर्स से भी उस तरीके से नहीं पूछ पाते, डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि टीचर को लगता है कि बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, वो डिटेल में नहीं जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उससे प्रिया से पूछ लिया, हमने रिया से पूछ लिया, और उन्होंने जो कहा ठीक है हम भी वही ले लेंगे। तो वो नहीं करना हमें कि एक्सपर्ट काउंसलिंग का मतलब है कि कोई तो होगा ना टीचिंग लाइन से बैठ रहे हैं, या आपको लगता है कि वो फील्ड में सक्सेसफुल है, थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, कुछ चीज़ें निकल के आएगी। जो नहीं कि वो सक्सेसफुल हो, अगर उन्होंने मास्टर डिग्री की है, वो अटेम्प्ट करें गवर्नमेंट जॉब एटसेट्रा के लिए कहीं पर भी, तो थोड़ा सा उनसे डिस्कस कर लीजिए ताकि वो रास्ते आपको ठीक से बता पाएँ। आप एक से नहीं 4 से पूछिए, 4 से पूछने के बाद फिर एनालाइज कीजिए कि क्या आपके लिए सही क्या नहीं। तो ये भी हम गलती करते हैं कि हम एक्सपर्ट काउंसलिंग तो करते नहीं, एक्सपर्ट खुद ही बन जाते हैं। खुद ने गलत डिसीजन ले लिया, अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि बहन भाई ये ले ले, ये ठीक रहेगा। उसके बाद है लैक ऑफ रिसर्च, कि हम रिसर्च भी नहीं करते। रिसर्च मतलब कि इस वक्त क्या चल रहा है, इन फ्यूचर में डिमांड किस चीज़ की रहेगी, किस चीज़ में अभी जॉब की स्कोप है नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स में, 15 ईयर्स में, जब आप जॉब के लिए लाइन में लगने वाले हो। वो रिसर्च करना भी ज़रूरी है कि नई चीज़ें क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही, कहाँ पर फिर आपके लिए क्या ऑप्शंस रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए। वो थोड़ा एक लंबा रास्ता अगर हम सोच लेना, आसान हो जाता है वो चीज़ें चूज़ करना, सेलेक्ट करना, सही सेलेक्ट करना। ओके, तो यहाँ वो भी ज़रूरी हो जाता है कि हम रिसर्च करें। अगर आप खुद रिसर्च नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए कि आप किसी से एक्सपर्ट से पूछिए। ओके, अपने टीचर से जिनके साथ अच्छी बनती है, जो आपको लगता है कि ध्यान से आपको सुनेगा, आपकी बात सुनेगा, आपके साथ डिस्कस करेगा, उनके साथ आप डिस्कस कर लीजिए। या फिर आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हो, डिटेल में आप जाइए।
ओके, तो ये सब कुछ आपको करना चाहिए लेकिन हम करते नहीं है। ओके, अब हमें करना क्या उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने बात की ना कि ये करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते हैं कि जैसे रिसर्च भी नहीं किया हमने, एक्सपर्ट की काउंसलिंग भी नहीं लेते, पीयर ग्रुप के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, हम परसेंटेज के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी है। अगर हमें अब डिसाइड करना हो कि सही से स्ट्रीम को डिसाइड करना है कि हमें क्या लेना चाहिए, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले कि हमें अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट हो ना, मज़ा जब आने लग जाए, अगर आप अपना 50% भी दोगे ना, सबसे आगे निकल जाओगे। जिस चीज़ में मज़ा आए, जिस चीज़ में मज़ा आता है हम टायर्ड फील नहीं करते, जिस चीज़ में मज़ा आता है रिपीट कर सकते हैं, जिस चीज़ में मज़ा आता है जिद कर ली तो जीत के दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम जब ठान लेते हैं तो जीत ही होती है। क्योंकि जिस चीज़ में मज़ा आता है उस चीज़ को हम लाइफ टाइम कर सकते हैं। अब लाइफ टाइम अगर खुशी खुशी कोई चीज़ की जाए, देखिए मज़ा भी आ रहा है, एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, सक्सेस भी मिलेगी। यहाँ देखिए कि जहाँ पर आपका इंटरेस्ट होगा वहाँ पे आपके पास सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे मैं बात करूँ, खुद की बात करूँ, मुझे टीचिंग लाइन में मज़ा आता था। ओके, टीचिंग लाइन में आ गया तो मैं अगर कंटिन्यूसली टीचिंग करता हूँ, अगर चेयर लेग को यूज़ भी नहीं करता, मतलब टायर्ड फील नहीं करता, क्योंकि मज़ा आता है, पैसे तो वैसे ही मिल रहे हैं। तो वही चीज़ आपको भी चूज़ करना है कि जिसमें इंटरेस्ट हो उसके साथ जाइए। जैसे मान लीजिए आपने IQ आपका अच्छा है, आपने साइंस ले ली, ठीक है, कर लोगे, मज़ा नहीं आ रहा लेकिन बर्डन के तौर पे कर रहे हो कि जिद के तौर पे कितना का करोगे, 11th में करोगे, 12th में करोगे, ग्रेजुएशन में करोगे, उसके बाद क्या होगा, थक जाओगे, वहाँ पे बोर हो जाओगे, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा। वो जॉब हो गई, वो प्रेशर हो गया, मज़ा आएगा तो ही आप रिपीट कर पाओगे। आप देखते होंगे ITI में एडमिशन हो, जो IIT में एडमिशन हो जाता है, लोग नीट क्रैक कर लेते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे सुसाइड कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनका IQ लेवल अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, IIT में एडमिशन होना, नीट क्रैक करना, बहुत अच्छे लेवल के बच्चे हैं, लेकिन उनको मज़ा नहीं आ रहा, उन्होंने प्रेशर में ले लिया। अगर प्रेशर में ले लिया, वो चीज़ रोज़ का पंगा हो गया, रोज़ का पंगा हो गया, तो उन्हें लगता है कि ये तो दिक्कत हो गई, और उस वक्त तक वो खुद को उस लेवल पे ले जाते हैं, उन्हें लगता है कि पीयर का प्रेशर है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और फिर वो गलत रास्ते को चूज़ कर लेते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमें अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना हो, कैसे फाइंड आउट करना, जैसे डू आई रियली लाइक मैथ्स, यानी कि हम किसके लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए पहला क्वेश्चन पूछिए कि डू आई रियली लाइक मैथ्स, क्या मुझे मैथ्स पसंद है, फाइंड आउट कीजिए क्या पसंद है। उसके बाद ये कि एम आई गुड एट मैथ्स, पसंद है। उसके बाद ये पूछिए कि क्या मैथ्स में मैं अच्छा हूँ। पसंद होना अलग चीज़ है, अच्छा होना एक अलग चीज़ है। जब ये आंसर मिले कि यस मैं अच्छा हूँ, तो इसका मतलब हमें वो स्किल भी है। अगर ये मिले कि नहीं अच्छा तो नहीं हूँ, इसका मतलब हमें पसंद तो है, थोड़ा इंटरेस्ट तो है, लेकिन स्किल नहीं है, मतलब हमारा बेस नहीं है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन खुद से पूछिए, कैन आई बी गुड इन मैथ्स इफ़ आई गेट ऑल कोचिंग एंड गाइडेंस। तीसरा क्वेश्चन पूछिए कि अगर मुझे कोचिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। इससे क्या देखेंगे, इससे हम अपने एप्टीट्यूड को देखेंगे, हम ये देखेंगे क्या हम में वो एबिलिटी है कि अगर हम एफर्ट्स करें तो भी वहाँ पहुँच पाएँ। तीनों क्वेश्चन जरूर पूछिएगा खुद से कि क्या मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, क्या मैं उस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, और क्या मैं मेहनत करूँ तो क्या मैं टॉप पे जा सकता हूँ, क्या चांसेस लग रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं एफर्ट्स करूँगा तो मैं 80 पे जाऊँगा, मैं 85 पे जाऊँगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है 90 पे अटक जाऊँगा, तो सोचिए यहाँ पे आपकी गड़बड़ है, यानी कि हम बेसिक स्किल्स भी नहीं है, आप में वो पोटेंशियल भी नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है, तो वहाँ गलत लग रहा है। तो खुद के इंटरेस्ट को फाइंड आउट कीजिए कि जिसमें आप एफर्ट्स भी नहीं करते, जिसको आपको सुनने का मन करता है सब्जेक्ट को, जिसको लगता है कि वो आपको ईजी लग रहा है वो सब्जेक्ट, क्योंकि आप उस कंसेप्ट को समझते हो, तो वहाँ पर आप चूज़ करिए। ओके, उसमें ये मत सोचिए कि पहले मैं कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ, मेडिकल लूँ, नॉन मेडिकल लूँ, आर्ट्स लूँ, वो बाद की बात है। पहले आप फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मज़ा आता है, आप चिल करते हो, अच्छा स्कोर करते हो, और उसमें आपको अगर एक टॉपिक दिया जाता है तो उसके आप 10 टॉपिक क्रिएट कर सकते हो, 10 लाइनें क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये हमें देखना है। उसके बाद सेकंड जो रहेगा कि हमें जब अपने सब्जेक्ट को चूज़ करना है, अपनी स्ट्रीम को चूज़ करना है, तो है डिस्कवर योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कीजिए कि आपका प्लस पॉइंट क्या है, किस चीज़ में आप बहुत अच्छे हो सकता है आप में लीडरशिप स्किल्स हो सकता है आप में मैनेजमेंट स्किल हो। ओके, हो सकता है आप अच्छे स्पीकर हो सकता है कि आप अच्छे जैसे टीम में अच्छे तरीके से काम करते हो, तो वो आप कैलकुलेशन में अच्छे हो सकते हो, आप रिसर्च में अच्छे हो सकते हो। तो वो चीज़ें फाइंड आउट कीजिए कि किस चीज़ में अच्छे हो, नोट डाउन कीजिए, और फिर देखिए कि स्किल जो है वो किस सब्जेक्ट में फिट बैठती है,
किस स्ट्रीम में फिट बैठती है, तो वहाँ से आप थोड़ा सा और ईजी तरीके से अपने सब्जेक्ट स्किल को या अपने स्ट्रीम को चूज कर पाओगे। उसके बाद है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिस। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिस में हमें देखना है कि हमें पहुँचना कहाँ है, ये भी हमें देखना है। पहुँचना क्या, मान लीजिए कि हमने तय किया और हमें अच्छा भी लग रहा है कि हमें बनना है टीचर। किस चीज़ का टीचर बनना है, हमें बनना है वहाँ पे टीचर किस चीज़ का, सोशल साइंस का मान लीजिए, ओके, एसएसटी का टीचर बनना है। तो हमें यहाँ से डिसाइड करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहली चीज़ तो हम आर्ट्स में चले गए, एसएसटी का बनना है। उसके बाद ये कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन देखना है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन में ये भी देखना है कि अगर हमें केवीएस में जाना है तो हमारे पास मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, इनमें से 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, यानी वही सब्जेक्ट हम 11th में लेंगे। नहीं लिया तो मतलब बन नहीं पाएंगे। वहाँ पे ये भी देखना है कि कौन से सब्जेक्ट है जो अगर हमें बाकी ऑप्शंस में आगे ले जाए। तो सेम चीज़ है, अगर हमें बनना है सीए बनना है, ओके, हमारा इंटरेस्ट भी है, तो वहाँ से भी हमें देखना है कि हमें सीए बनना है तो हमें कॉमर्स के साथ जाना है। और कॉमर्स में हमें ये देखना है कि ये सब्जेक्ट हम क्या लें, मैथ्स लें या इको लें, वो हमें यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को देखना, और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस में क्या देखेंगे, उसमें हम ये भी चेक करेंगे ना कि हमें किस रास्ते से होकर के जाना है। जैसे गर्ल्स की मैंने बात की थी, हो सकता है कि आपको डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़े, बीच में कुछ इश्यूज ऐसा कुछ हो, कई जगह पे होता है। तो आपको ये भी देखना है कि क्या मैं खुद कर पाऊंगी, क्या मैं खुद कर पाऊंगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके फैमिलीज में इश्यूज होते हैं, उनको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है कुछ बॉयज़ को, तो उनको ये भी देखना है कि या इसके साथ काम चल जाएगा। उनको ये भी देखना है कि क्या कोचिंग ना दिलवाएं पेरेंट्स वाले, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, नहीं तो क्या वो सब्जेक्ट मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी है, ओके। वैसे नहीं हवा हवाई कि हमने सब्जेक्ट ले लिए, हमें इवनिंग में काम पे भी जाना है, हमें टाइम भी नहीं मिल रहा, सेल्फ स्टडी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, साइंस ले ली है, वहाँ पे सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है और हम वहीं के वहीं अटक जाते हैं। तो हमें वो सारी चीज़ें भी माइंड में रखनी है। उसके बाद है करियर काउंसलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करियर काउंसलिंग में अगर आप प्रोफेशनल से नहीं मिल सकते तो एटलीस्ट आप अपनी उस टीचर से ज़रूर मिलिए जो आपकी बात हमेशा सुनता है और आपको ठीक तरीके से आपकी बात सुनने के बाद आपको रिप्लाई दे, जिसके पास टाइम भी हो, ओके। तो उससे आप बात कीजिए, लेकिन बात कब कीजिए, बात तब कीजिए जब वो फ्री हो। ऐसा नहीं कि आप जाकर के पूछिए तो उसमें वो हाँ में हाँ बोल देते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उससे आपको पता चलेगा। और उसके बाद ये है कि जैसे आपने चूज़ कर लिया कॉमर्स, तो आप पूछिए, 2 टीचर से पूछिए कि इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, कितने के एफर्ट्स लगें, तो थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी कि रास्ता ये जाएगा और इस रास्ते से हमें जाना है, तो क्या उस रास्ते से आप जा सकते हो। उसके बाद है बजट, ये भी ध्यान में रखना होता है। जैसे हम मेडिकल के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, मेडिकल हमने ले ली, जोश से ले ली क्योंकि हमारे 92% आए हैं, ओके। उसके बाद हमने ये नहीं देखा कि आगे क्या होगा, आगे नीट क्रैक करना है। अब नीट है भाई, सीटें बहुत कम होती है, ओके, हर किसी का एडमिशन होना नहीं है, ये भी तय है, क्योंकि 90% का मतलब नहीं, 95 भी आए ना, 97 भी आए तो भी गारंटी नहीं है कि एडमिशन होगा। हमें क्या करना है, उसके बाद सोचना है कि उसके बाद क्या रहेगा। अच्छा, प्राइवेट एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, ले लोगे, कितना का बजट है, 1.5-2 करोड़ रुपए लगेंगे। सोच लिया, सोच लीजिए, क्योंकि उसके बाद सोचे, उससे पहले सोच लीजिए ना कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या प्राइवेट के लिए हम रेडी हैं। उससे पहले ये भी सोच लीजिए कि 1.5-2 लाख रुपए हमारे कोचिंग में जाने की क्या है। तो वो सारी चीज़ें भी माइंड में रखनी है। अगर हम नॉन मेडिकल ले रहे हैं, ठीक, हमें कंपनीज़ में जॉब करनी है, तो ये भी हमें देखना है कि हमें गवर्नमेंट में नहीं, कंपनीज़ में जॉब करनी है। हमें सुबह 8 से लेकर के या सुबह 10 से लेकर के रात को 8 बजे तक की जॉब करनी है, क्या फैमिली अलाउ करेगी, वो भी हमें देखना है। हमें ये भी देखना है कि बीटेक में अगर 15-20 लाख का खर्चा होगा, क्या वो फैमिली उस तरीके से बजट है वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी, वो भी हमें देखना है। तो वो सारी चीज़ें भी आप माइंड में रखिएगा कि हाँ, ये चीज़ें भी क्या चलेगी। अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें हमने पहले सोच लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो ये सब कुछ हमें ध्यान में रखना है। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूज है, यहाँ पे कंफ्यूज, मुझे बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें जब सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है, स्ट्रीम को चूज़ करना है, सब्जेक्ट को चूज़ करना है, तो हमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे सामने रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रीम रहेगी, जैसे आपके पास आर्ट्स होती है, ह्यूमैनिटीज़ जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि आपके पास कला रहेगी, आपके पास कॉमर्स है, आपके पास साइंस है। ये 3 स्ट्रीम है। साइंस में हमारे पास पीसीबी होता है और पीसीएम होता है, यानी कि नॉन मेडिकल और मेडिकल 2 ऑप्शन होते हैं। और इसके अलावा स्ट्रीम इंडिपेंडेंट करियर ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे आप आईटीआई में जा सकते हो और आप पॉलीटेक्निक में भी जा सकते हो। ये हमारे पास टोटल ऑप्शंस हैं जब आप 10th क्लास से निकलते हो। अब हम सबसे पहले बात करेंगे साइंस में कि अगर हमें साइंस लेना है तो साइंस में क्या कुछ पढ़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास होंगे, ओके। 10th के बाद अगर आप साइंस लेते हो
क्लियर। पहली चीज़ तो ये कि आपका साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए, रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए। मार्क्स मैटर नहीं करते। अगर मार्क्स 90% आए और आपका रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, आपका उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है जो चीज़ें साइंस में आप पढ़ते हो, मज़ा नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स दैट आपके IQ के कारण अच्छे मार्क्स आ गए हैं, लेकिन मार्क्स का सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, उन चीज़ों को एंजॉय कर पा रहे हो, कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं और आपको ट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ा है, तो इसका मतलब ये कि आप ठीक हो, ओके, बेस हो, बेस आपका क्लियर है, तो आप वहाँ जा सकते हो। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस स्ट्रीम की अगर बात करें साइंस में, तो हमारे पास फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथमेटिक्स होगा अगर हम PCM के साथ जाएंगे। ओके, PCM के साथ, इसको हम बोल सकते हैं नॉन मेडिकल। क्या बोलेंगे? नॉन मेडिकल। क्लियर। अब नॉन मेडिकल की अगर हम बात करें तो ये कौन से स्टूडेंट्स लेते हैं? जिनको इंजीनियरिंग में जाना है, ओके, जिनको यूं कह सकते हैं जैसे एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, NDA करना है, तो उनको मैथ्स के साथ जाना पड़ेगा। अगर उन्हें नेवी में जाना है, उनको मैथ्स के साथ जाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करनी है, उनको मैथ्स के साथ जाना पड़ेगा। तो जिनका मैथ्स स्ट्रोंग होता है वो बच्चे मैथ्स के साथ जाएंगे। ओके, स्ट्रोंग होता है, ये वर्ड मैंने यूज़ किया। ये नहीं कि आपके 60-70 आ गए तो उसको आप स्ट्रोंग में मान लो। कि आपका इंटरेस्ट और आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप सोचिए। कहीं ये ना हो कि यहाँ पे लटक जाओ, परसेंटेज कम आ जाए और उसके बाद कॉलेज में भी एडमिशन आओ, उड़ान भरने से पहले ही टाइम टाइम फिस हो जाओ। ओके, उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन होता है कि आप मैथ्स की जगह बायो ले सकते हो, PCB। ओके, PCB आप ले सकते हो, यानी कि फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायो होगी। आमतौर पे वो स्टूडेंट जिनका मेडिकल लाइन में जाने का एक टारगेट सेट होता है, या फिर वो स्टूडेंट्स भी कई बार कि मुझे साइंस तो लेनी है लेकिन मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। ओके, मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा, चले गए। तो यहाँ पर भी आपका टारगेट है, वो मेन जो टारगेट होता है वो नीट होता है कि हम नीट को क्रैक करें, मेडिकल लाइन में जाएं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप अगर मेडिकल लाइन में वैसे नहीं जा सकते तो आपके अलग अलग, जैसे लैब अटेंडेंट की बात करें, आप रिसर्च में जा सकते हो, एज ए साइंटिस्ट आप एंट्री कर सकते हो। ओके, आप यहाँ से जाने के बाद आप BSc कीजिए। जैसे दोनों स्ट्रीम की अगर बात करें तो ये तो ऑप्शन है आपके पास। आप दोनों के साथ अगर, जैसे आपको इंजीनियरिंग भी नहीं करनी है, आपको यहाँ पे नीट भी क्रैक नहीं करना, तो ऐसा नहीं कि कहानी ख़त्म हो जाएगी। आपको NDA भी क्रैक नहीं करना या नहीं हुआ, आप यहाँ से सिंपली BSc इसके बाद कर सकते हो। BSc करने के बाद MSc करोगे, B.Ed करोगे, तो आप यहाँ टीचिंग लाइन में भी आ सकते हो। उसके बाद आप B.Ed कीजिए, ओके, तो आप TGT और PGT टीचर बन सकते हो साइंस की। उसके अलावा एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आप ये ना करो तो यहाँ पे सीधा नेट कीजिए, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन सकते हो। और एक ये भी होता है कि MSc आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से करोगे, सभी से नहीं होगी ना, एक से करोगे, उसमें मास्टरी होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। 2-4-5 लाख रुपए आप कमा सकते हो पर मंथ के। आप में वो पोटेंशियल होनी चाहिए। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे, हो सकता है शुरुआत में 30-40,000 दे, लेकिन उसके बाद आपका अगर वो लेवल है तो आप अपना कोचिंग सेंटर वगैरह सेटअप कर सकते हो। तो बहुत पैसा है साइंस में, लेकिन मास्टरी होनी चाहिए। ओके, तो ये है कि अगर अच्छा सब्जेक्ट है आपका और अच्छे तरीके से करोगे तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ही डिपेंड करो, जरूरी नहीं कि नीट ही आपके लिए सही हो, जरूरी नहीं कि NDA ही आपको क्रैक करना है, जरूरी नहीं कि आपको JEEE या JEE के साथ ही आपको जाना है, जरूरी नहीं है। आप अपना सेटअप प्राइवेट भी कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर साइंस या IT रहेगी, वो एडिशनल सब्जेक्ट में रहेगा, लेकिन मेन सब्जेक्ट आपके ये रहने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट ये जरूर देखिएगा कि आपको इन सब्जेक्ट में कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंथी होता है, कई बार कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्पेयर टाइम आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे जब साइंस लोगे तो आपके पास सिर्फ स्टडी होगी, उसके अलावा कोई टाइम नहीं होना चाहिए। अगर आप मोबाइल वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो साइंस आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें जो दूसरी स्ट्रीम है, हालांकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीम है, वो है आर्ट्स। आर्ट्स की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो बच्चे वीक होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं, आपके पेरेंट्स को भी यही लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे कई बार क्रीम होते हैं वो भी आर्ट्स में जाते हैं, क्योंकि IAS की बात करें, IPS की बात करें, मैक्सिमम यहीं से निकलते हैं। या हम टीचिंग लाइन की बात करें, जो आप ह्यूमनिटी स्ट्रीम के हैं या फिर जो कॉमन सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं वो आर्ट्स से ही होकर के जाते हैं। जब आप पॉलिटिशियंस की बात करें या सिविल सर्विसेज की बात करें तो यहीं से होकर के जाते हैं। 85% जो जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब्स होती है, वो आर्ट्स के थ्रू ही आपको मिलती है, यानी कि उनके थ्रू आप कवर कर सकते हो। ओके, तो एक चीज़ तो माइंड से निकाल दीजिए कि आर्ट्स का मतलब ये नहीं कि आपके 70 से कम आए या फिर आप वीक हो तभी आर्ट्स लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट है तो आर्ट्स लोगे आप। आर्ट्स में
क्या कुछ रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आपको आर्ट्स लेनी है कि किस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है आर्ट्स स्ट्रीम का, वो होता है आपका ज्योग्राफी। अगर आपने ज्योग्राफी ले लिया है, ओके, पहली चीज़ ये कि ज्योग्राफी इज़ नॉट लाइक दैट ऑफ ए आर्ट्स का ईजी सब्जेक्ट है, साइंस की तरह होता है, थोड़ा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, फैक्ट्स होते हैं इसमें। लेकिन ये सब्जेक्ट पे अगर आप कमांड बना लेते हो, अच्छे से आप कर लेते हो, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी कंपटीशन में जाओगे, आप बाकी स्टूडेंट से 5% आगे रहने वाले हो। क्योंकि ये वो कंसेप्ट है जो अगर आपने सब्जेक्ट लिया तो ही क्लियर हो सकते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होंगे। तो ये आपको सबसे आगे लेके जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट होगा वो आपका ज्योग्राफी होगा। 11th क्लास की बात करें तो यहाँ पे 2 बुक आपकी रहेगी। पहली जो दोनों ही बुक है उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि एक बुक जो है आपकी पहली जो बुक है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी, लेकिन 12th क्लास बहुत ईजी रहती है। उसमें इस सब्जेक्ट में आप अगर बात की जाए 12th क्लास की, तो आप 95 से 100 के बीच में इजीली स्कोर कर सकते हो, थोड़ा सा फोकस करोगे। यानी कि स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, 70-30 का रेशो रहता है। ओके, उसके बाद सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स का वो है पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक ही बात है दोनों, हालांकि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों में हम पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ते हैं। दोनों की अगर बात की जाए तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको LLB करना है, अगर आपको लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, अगर आपको UPSC के लिए जाना है, तो ज्योग्राफी और पोल साइंस से ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। LLB करनी है आपको, UPSC की तैयारी करनी है, अगर आपको जैसे पुलिस वगैरह की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे भी अगर आपको जाना है, रेलवे में जाना है, बेस्ट कॉम्बिनेशन ये रहता है आर्ट्स का। क्योंकि पॉलिटिक्स में ये नहीं कि पॉलिटिक्स भी आ गई, यहाँ पे हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हमें करंट अफेयर्स भी समझ में आएगा। ओके, और यहाँ पे इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपने इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया तो आपकी पॉलिटिकल साइंस हर जगह, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में आपकी पॉलिटिकल साइंस है। 11th की बात करें, बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 12th की बात करें तो 1947 से अब तक हमारे देश में और 1950 से अब तक पूरे वर्ल्ड में क्या वो कहानी पढ़ेंगे, मज़ा आने वाला है। ओके, इजी सब्जेक्ट है। स्कोरिंग की बात करें तो ज्योग्राफी में हालांकि 95 से 100 चले जाते हैं, यहाँ पे 90 के आसपास स्कोर रह जाता है, 95 भी आप स्कोर कर सकते हो। ओके, इसके आसपास रहता है, यानी कि ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री। अब कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि ज्योग्राफी डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह होते हैं, या उन्होंने पहले ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं लिया, या फिर उनके टीचर उतने अच्छे नहीं रहे कि ज्योग्राफी में बेस बन पाए, या ज्योग्राफी अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हिस्ट्री जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले क्या हुआ था, वो कहानियाँ होती है, और कहानियाँ अगर हम कहानी को सीरियल वाइज करें, जैसे सीरियल चलते हैं, मज़ा आता है, याद करने वाला ज़्यादा कुछ नहीं होता। डेट्स के नाम से डरते हो तो वो डेट्स उतनी ज़्यादा नहीं होती, कहानी के साथ करते हैं तो डेट्स याद हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर भी हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वही हिस्ट्री के टॉपिक रहेंगे, एक बुक को छोड़ करके, जो हम 6 to 10th के बीच में कर चुके हैं। सोशलॉजी, समाज से जुड़ा है, कल्चर की बात करेंगे, रिलीजन की बात करेंगे, रीति रिवाजों की बात करेंगे, ये सब कुछ सोशलॉजी में होता है। इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। बच्चों को अगर लगता है कि नहीं हमें इजी सब्जेक्ट चाहिए, स्कोरिंग चाहिए, ज्योग्राफी वगैरह के लफड़े में नहीं पढ़ते हैं, तो पोल साइंस सोशलॉजी के साथ जा सकते हैं, हिस्ट्री सोशलॉजी के साथ भी जा सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे UPSC की तैयारी के लिए भी सोशलॉजी को ले लेते हैं, हालांकि पढ़ना ज्योग्राफी भी पड़ेगा अगर आप UPSC के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि अगर आपको क्रैक करना है तो जियो की नॉलेज आपको उसकी ज़रूरत होगी। लेकिन इजी है, स्कोरिंग अगर आपको करना है और आपका समाज सेवा वगैरह में इंटरेस्ट है या इसी लाइन में आपको जाना है, तो आप सोशलॉजी के साथ भी जा सकते हो। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक्स। हालांकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि आर्ट्स ली और इको नहीं ली तो मतलब बच्चा ठीक नहीं है, कि अच्छे मार्क्स है तो इको ले लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक्स ले सकते हो, जियो इको का अच्छा कम्बिनेशन होता है, इको मैथ्स का भी कम्बिनेशन होता है आर्ट्स में, इको ले सकते हो। हालांकि अगर आपको इन सब्जेक्ट में से ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट लेने हो तो आप इको को मत लीजिए, क्योंकि इको से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो ज्योग्राफी अगर ले रहे हो तो उसमें सारे क्लियर हो जाते हैं। वहाँ की प्रैक्टिकल में, वहाँ के जो चैप्टर्स वगैरह होते हैं तो उसमें इको वाले सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, तो इको का एडिशनल लेने की जरूरत नहीं होती अगर आपको लंबी दूरी तक सोचना है, आगे का सोचना है। ओके, हालांकि ज़्यादातर बच्चों को दिल्ली की जैसे बात की जाए तो दिल्ली में ज़्यादातर लगता है कि भाई इको आर्ट्स लिए तो इको तो लो, इको के बिना क्या होगा। हालांकि पता नहीं है लॉजिक की क्या है, ऐसा लॉजिक है नहीं कि आपको इको लिया तभी आपको सीरियसली लिया जाएगा। उसके बाद साइकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है, नया तो नहीं है, पुराना है, लेकिन अभी नया है, स्कूलों में ज़्यादा अब आ रहा है। ये भी अच्छा सब्जेक्ट है। साइकोलॉजिस्ट बनना है, काउंसलर आपको बनना है तो आप साइकोलॉजी के साथ भी जा सकते हो। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, स्कोरिंग तो है ही। उसके बाद है मैथ्स,
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन साइंस के साथ नहीं जाना चाहते, तो मैथ्स ले लेते हैं। मैथ्स का कम्बिनेशन जियो के साथ या इको के साथ बेस्ट रहता है अगर आप आर्ट्स में मैथ्स के साथ जा रहे हो। हालांकि जिन स्टूडेंट्स के पास बेसिक की बजाय स्टैंडर्ड मैथ था, स्टैंडर्ड मैथ वाले ही बच्चे यहाँ पे मैथमेटिक्स ले पाएंगे ह्यूमैनिटीज़ में +1 में। उसके बाद अगर बात की जाए और सब्जेक्ट की, और कौन से सब्जेक्ट के, इसके अलावा कुछ काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो हल्के हैं लेकिन आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे फाइन आर्ट्स है, अगर किसी की आर्ट स्ट्रॉन्ग है और BFA करना चाहते हैं, MFA करना चाहते हैं फाइन आर्ट में ही, ड्राइंग में ही, पेंटिंग्स में ही, वहीं पे अपना अगर उन्हें लगता है कि करियर बनाना है तो वो फाइन आर्ट को जरूर लेंगे एडिशनल सब्जेक्ट में। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, जैसे वो स्टूडेंट जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो पुलिस या आर्मी वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके पास जो 5वां सब्जेक्ट है वो फिजिकल एजुकेशन ही होना चाहिए। वैसे GK भी स्ट्रॉन्ग होती है, इससे UPSC वगैरह की तैयारी के लिए भी हेल्पफुल रहता है। होम साइंस भी होता है गर्ल्स के लिए, ऐसा नहीं कि गर्ल्स के लिए कोई भी ले सकता है, लेकिन गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन मैं आपको बता दूं, नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो अगर आप होम साइंस लेते हो, ओके, अगर आपके पास होम साइंस है, आपने अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर लिया, अच्छे मार्क्स मतलब 55 भी आ गए, अच्छे आ जाते हैं इसमें तो 95 100 भी आ जाते हैं, तो आप अगर ये ले लेते हो तो दिल्ली से लगभग ये मान के चलो 150 किलोमीटर दूर हरियाणा में एक हिसार है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जो एशिया की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, HAU यूनिवर्सिटी। वहाँ पे BSc करवाई जाती है होम साइंस में गर्ल्स को। वहाँ अगर एडमिशन हो जाए करियर बन गए समझो, ओके। क्योंकि वहाँ उसके बाद जब आपकी BSc कंप्लीट होगी उससे पहले ही आपको प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, जॉब दे देगी वहाँ से, जॉब ऑफर, ओके। तो वहाँ पे आपकी प्लेसमेंट कैंपस से ही हो जाती है। तो ये एक बड़ा ऑप्शन रहेगा। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि एक और ऑप्शन लेके चलें तो होम साइंस ले लीजिएगा, अच्छा ऑप्शन है। BSc वगैरह करोगे, जॉब वगैरह की दौड़ है वो थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। उसके बाद म्यूजिक वगैरह भी होता है, जिन बच्चों का म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो म्यूजिक भी यहाँ पे ले सकते हैं 5th सब्जेक्ट के तौर पे। योगा भी लिया जा सकता है, जिनका अगर फिजिकल एजुकेशन या योगा या फिजिकल एक्टिविटीज़ गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट होता है तो इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। कंप्यूटर साइंस आमतौर पर वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको कंप्यूटर साइंस के साथ ही अगर आगे जाना है, कि आर्ट्स भी लेनी है साइंस नहीं लेना, लेकिन कंप्यूटर साइंस में हमें कुछ करना है, BCA वगैरह MCA वगैरह कुछ करना है, MSc कंप्यूटर साइंस वगैरह करना है, तो वो कंप्यूटर के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू ये भी आपकी लैंग्वेज के तौर पर अवेलेबल होते हैं, ओके। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके पास आर्ट्स में होते हैं। वैसे बहुत सारे और भी सब्जेक्ट है लेकिन मेनली आपके जो स्कूल होते हैं उसमें ये सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं, क्लियर। तो ये बात होगी हमारी आर्ट्स की। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमर्स की, कि कॉमर्स में क्या कुछ स्कोप आपके पास होता है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कॉमर्स की अगर बात की जाए तो कॉमर्स में आपके पास पहली चीज़ तो वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको बैंकिंग में करियर बनाना है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले नहीं बना सकते या साइंस वाले नहीं बना सकते, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा रास्ता ईजी हो जाता है। उसके बाद आर्ट्स वालों के चांसेस होते हैं, साइंस वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें करंट अफेयर वगैरह वो चीज़ें आ जाती है, GK वगैरह, तो वो कट ऑफ हो जाते हैं। कॉमर्स वालों के लिए क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग वगैरह इनकी स्ट्रॉन्ग रहती है, तो वो प्लस इसमें जो टॉप मोस्ट कैरियर होते हैं कॉमर्स लेने के बाद, टॉप मोस्ट कैरियर की बात करें तो वो CA या CS होते हैं। चार्टेड अकाउंट की बात करें, कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो वो टॉप मोस्ट कैरियर होते हैं। इसके अलावा बैंकिंग वगैरह में इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टीचिंग लाइन में भी आया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट है। CA वगैरह की बात करें तो इतना इजी भी नहीं है लेकिन डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर आपके अच्छा ठीक ठाक सा स्कोर है तो आप इसको ईजिली क्रैक कर सकते हो। सब्जेक्ट क्या रहते हैं, अकाउंटेंसी रहती है। अकाउंटेंसी में क्या होता है, यूँ कह लीजिए सीधी भाषा में कहें तो हिसाब किताब रखना एक तरीके से, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट होता है, मुश्किल नहीं होता, प्रैक्टिस वाला होता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे कम टाइम में उनको सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को, जितने कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे उतना आपका स्कोर बेटर रहेगा। मुश्किल नहीं, प्रैक्टिस की अगर आपने 5 7 10 रफ नोटबुक आपने कर ली है प्रैक्टिस के साथ, इट मीन्स दैट आप 12th क्लास में अच्छा स्कोर कर लो। प्रैक्टिस नहीं तो इस सब्जेक्ट में स्कोर नहीं। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें, जो आर्ट्स में है वही यहाँ पे है। इकोनॉमिक्स मुश्किल नहीं है, ईजी भी नहीं है, लेकिन कॉमर्स अगर ले रहे हो तो यहाँ पे ईजी है आपके लिए। यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो होती है, जनरल बेसिक स्टैटिस्टिक्स होती है, तो वो चीज़ें हैं जो बेसिक सी चीज़ें होती है इकोनॉमिक्स की, वो यहाँ से आप पढ़ने वाले हो। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अगर आप इंटरेस्ट लेके कर रहे हो, टीचर आपको अच्छा मिल जाए। उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स की बात करें, बिजनेस स्टडीज़ होता है वो सबसे हल्का सब्जेक्ट होता है,
जो कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, ना कोचिंग वगैरह जाने की ज़रूरत होती। चैप्टर्स हो गए, बस हो गया, स्कोर आ जाएगा 95, 90, 100 के आसपास। मैथमेटिक्स भी लेते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, किसी जगह इको की जगह लेते हैं, तो ये भी लिया जा सकता है अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि कॉमर्स ले रहे हो तो मैथ्स ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन करोगे, बीकॉम वगैरह अगर करते हो, तो वहाँ पे बेसिक मैथ्स ही होता है, थोड़ा बहुत एक सब्जेक्ट में आता है, एक जगह पे आता है सेकंड ईयर में। तो आप अगर इको के साथ जा रहे हो तो द बेस्ट है। अगर आपको लगता है मैथ स्ट्रॉन्ग है तो ही आप मैथ्स लीजिए, वरना ये नहीं कि आप उस सेकंड ईयर में कुछ बेसिक कंसेप्ट के लिए झेलते जाओ इसको, तो नहीं झेलना है, क्योंकि इससे परसेंटेज इंटरेस्ट नहीं है तो डाउन आ जाएगी। ओके, तो ये रहेगा आपका कॉमर्स का कि कॉमर्स में हमें क्या करना है, कैसे करना है, और कौन से स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि हमारा कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है, जिनको लगता है कि बिजनेस में हमें जाना है, जिनको लगता है कि बैंकिंग लाइन में जाना है, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फोर्थ जो आपके पास ऑप्शन है वो है 10th के बाद पॉलिटेक्निक का। ओके, जस्ट ए मिनट। 10th के बाद आपके पास पॉलिटेक्निक का भी ऑप्शन होता है। पॉलिटेक्निक का ऑप्शन क्या होता है कि जैसे 10th के बाद भी की जा सकती है और 12th के बाद भी की जा सकती है। अब ये पॉलिटेक्निक कोर्सेज क्या होते हैं, यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक काम धंधा यूँ कह लीजिए सिखाया जाता है। ओके, स्पेसिफिक ट्रेड आपको सिखाई जाती है, सिविल की हो सकती है, कंप्यूटर की हो सकती है, एग्रीकल्चर की हो सकती है। अब ये कौन से होते हैं पॉलिटेक्निक वाले, वो होते हैं जो इंडस्ट्री में मीडियोकर, एक तरीके से मिड लेवल के वर्कर होते हैं। यानी कि यूँ भी नहीं कह सकते कि लोअर लेवल के मैनुअल वर्कर हैं, लेकिन यूँ भी नहीं कह सकते कि वो मैनेजमेंट में मिड लेवल के वर्कर होते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि नहीं मुझे बहुत आगे तक स्टडी कंटिन्यू नहीं करनी, उन्हें लगता है कि नहीं मुझे जॉब ही करनी है, उन्हें लगता है कि नहीं हमारा स्टडी में इतना फोकस नहीं है, वो काम टेक्निकल चीज़ें वो हम सीख सकते हैं, तो वो पॉलिटेक्निक में चले जाते हैं। ओके, अब पॉलिटेक्निक में सीधी सी चीज़ ये होती है कि सिर्फ एडमिशन के बाद जॉब की गारंटी नहीं होती, आपको काम सीखना है, स्किल सीखनी। स्किल सीख लीजिए, दिल्ली एनसीआर के आसपास बात की जाए, जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज है, आपको जॉब मिल जाएगी आसानी से। स्किल नहीं आती, डिग्री है, 6 महीने के बाद आपको निकाल देंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पॉलिटेक्निक में एडमिशन अगर ले रहे हो तो भाई काम धंधा सीखना है, क्लासेस लगानी है, कुछ चीज़ें करनी है, क्योंकि आपको जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी वो उस चीज़ की मिलेगी कि आपको काम कितना आता है। 1 लाख का काम 1 महीने में करोगे तो 20,000 दे देंगे, और अगर 5 लाख का 1 महीने में करके दे दो उनको 1 लाख दे देंगे, 5 करोड़ का कर दो 1 करोड़ दे देंगे। आना काम चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि बस डिग्री है और आपको जॉब मिलने वाली, तो ये ध्यान रखिएगा। आईटीआई, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टडीज़ में उतना अच्छा नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किल से 10th क्लास हो पाई है, और उनको ये भी लगता है कि फैमिली को नीड है कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट की, तो आईटीआई कर लेते हैं, क्योंकि आईटीआई की और उसके बाद वो इंडस्ट्री में एज ए वर्कर ज्वाइन कर पाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में स्किल वर्कर चाहिए। तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर आपका स्टडीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ के लिए तैयार किया जाता है, तो वो भी की जा सकती है अगर आपको आगे नहीं जाना। लेकिन इन दोनों चीज़ों में ये हो जाएगा कि आगे के रास्ते आपके ब्लॉक हो जाएंगे। आपको पहले से सोचना है कि क्या मुझे आगे नहीं जाना है, स्टडीज़ में नहीं जाना है, तुरंत आपको जॉब चाहिए, फैमिली की हेल्प करनी है, तो आप पॉलिटेक्निक या आईटीआई के साथ जा सकते हो। ये भी 10th के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ओके, तो ये था कि हमारे पास क्या होता है, किस तरीके से हम कौन सी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं और किस स्ट्रीम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉमन से क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आपकी तरफ से आता है कि आईएएस या आईपीएस के लिए कौन से सब्जेक्ट बेस्ट है। ओके, कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है। वैसे आईएएस या आईपीएस की बात करें, यूपीएससी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम से आप यूपीएससी को क्रैक कर सकते हो। ओके, क्रैक कर सकते हो, लेकिन अगर रेशो देखा जाए तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्रैक करते हैं वो होते हैं आर्ट स्ट्रीम से, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स। अब आर्ट स्ट्रीम से क्यों होते हैं, इसका रीज़न ये कि थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्री एग्ज़ाम होगा, आपका लेवल 1 होगा, उसके बाद मेंस होता है। जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें आपके करंट अफेयर्स होती है, जीके जनरल अवेयरनेस होती है। उसके लिए क्या पढ़ना होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, करंट, जो कि इन्हीं से जुड़ी होती है। ओके, हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट होते हैं आपके, तो वो आर्ट्स वालों के स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब मेंस में क्या करना होता है, 2 सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। अब ये जो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पढ़े, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पोल साइंस जो भी पढ़े, वही सब्जेक्ट वो यहाँ पढ़ेंगे। आसान हो गया ना रास्ता, यहाँ से तैयारी की, यहाँ पे जब तैयारी करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। जबकि अगर किसी ने साइंस ले ली तो उसके लिए क्या रहेगा कि यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी है वो पढ़नी पड़ेगी, और फिर यहाँ पे आने के बाद अपने मेन सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। डबल मेहनत भी हो गई और एक यहाँ पे उनका वीक पॉइंट भी हो गया, तो ये इश्यूज आते हैं। तो इसलिए आर्ट्स बेटर रहती है।
अब आर्ट्स की बात की जाए तो आर्ट्स में सब्जेक्ट कौन से बेटर होते हैं? तो आर्ट्स में ये कि आपका अगर यूपीएससी का टारगेट है, आपकी हिंदी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, करंट अफेयर्स भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपकी जीके भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो होता है जियो प्लस पोल साइंस का, क्योंकि इसमें आपके सब्जेक्ट भी बन रहे हैं, आपकी करंट अफेयर्स भी बन रही है, आपकी जीके भी बन रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। इसके अलावा आप जियो प्लस हिस्ट्री के साथ भी जा सकते हो, बहुत सारे एस्पायरेंट्स जाते हैं, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। पोल साइंस के लिए आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, या फिर आप इन दोनों के साथ भी जा सकते हो। ये सबसे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, सबसे ज़्यादा बच्चे इनके साथ यूपीएससी के लिए जाते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है अभी से कि आपको आगे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। ओके, तो ये थी अपडेट। ये यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम एक अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि किस करियर ऑप्शंस के लिए कौन से सब्जेक्ट बेटर रहेंगे, तो वो थोड़ी देर में आपको एक और वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।